नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, मोदी जी इस बार प्रधानमंत्री तो बन जाएंगे, प्रधानमंत्री की कुर्सी भी उन्हें मिल जाएगी, लेकिन उनका आगे का सफ़र बहुत बहुत मुश्किल है। दरअसल मोदी जी के लिए इस बार ये दो लोग ही प्रॉब्लम नहीं, ये तो प्रॉब्लम बने रहेंगे, नीतीश बाबू भी और नायडू बाबू भी। लेकिन इन दोनों से कहीं ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम मोदी जी के लिए उनके चाणक्य हैं। जी हां, अमित शाह उनके लिए इस बार बड़ी प्रॉब्लम है। और उसकी वजह यह है कि एक तो बैसाखियों की सरकार है और उसके ऊपर मोदी से कहीं ज्यादा लोग शाह साहब से नाराज हैं। चाणक्य से जो नाराजगी है वो मोदी से भी कहीं ज्यादा है। अब दोस्तों, दिल्ली में जो चर्चा है वो ये है कि नायडू बाबू जो आज की तारीख में किंग मेकर है, मोदी जी के असली किंग यही हैं। नायडू बाबू के यूं तो मोदी जी से रिश्ते अच्छे हैं, लेकिन ऐसा लोग कहते हैं हैदराबाद में, आंध्र प्रदेश में, विजयवाड़ा में, विशाखापट्टनम में लोग ऐसा कहते हैं कि नायडू बाबू और उनके बेटे जो हैं नारा लोकेश, ये कहीं ना कहीं अमित शाह को बहुत पसंद नहीं करते। और इस बात की भी चर्चा है कि मौके पर अमित शाह ने उनकी मदद नहीं की, ऐसा लोग कहते हैं। ये कंफर्म रिपोर्ट नहीं है, सियासत में पर्दे के पीछे की ऐसी बातें कोई कंफर्म भी नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है कि अमित शाह ने पिछले साल उनकी मदद नहीं की। अब मामला क्या है? मामला ये वही मामला है जिसमें रातों रात नायडू बाबू को गिरफ्तार करके आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जेल भेजा था। यह सीआईडी का मामला है। अब इसमें कहा जाता है कि जो सीआईडी का मामला आंध्र प्रदेश में रजिस्टर्ड हुआ, ये केंद्रीय जांच एजेंसियों की एक रिपोर्ट पर हुआ। और ये जो रिपोर्ट थी, ये एडिशनल कमिश्नर इंटेलिजेंस जीएसटी पुणे, उनकी रिपोर्ट पर आंध्र प्रदेश की सीआईडी ने मुकदमा दर्ज किया और नायडू को गिरफ्तार किया। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये खेल सारा दिल्ली में खेला गया, लेकिन हाँ, एक बात एकदम करेक्ट है कि नायडू बाबू जीएसटी के एडिशनल कमिश्नर इंटेलिजेंस की रिपोर्ट पर फंसे। यानी जो रिपोर्ट थी जिस पे नायडू बाबू जेल गए, जिंदगी का सबसे बड़ा नरक भोगा उन्होंने, वो रिपोर्ट, वो जो आधार था मुकदमे का, वो केंद्र सरकार की एजेंसी की रिपोर्ट थी। और ऐसा लोग कहते हैं कि जो मदद चाणक्य को करनी चाहिए थी वो नहीं हुई। अब शपथ लेने के बाद, मंत्रिमंडल के गठन के बाद, मोदी जी जब अपने दफ्तर में बैठेंगे प्रधानमंत्री के फिर से, और उसके बाद विश्वास मत लेंगे सदन में, उसके बाद कहीं ना कहीं अमित शाह को लेकर उनको कुछ सोचना तो पड़ेगा। अब कितना प्रेशर नायडू बाबू देते हैं या नायडू बाबू कंप्रोमाइज़ करते हैं, ये तो आगे की कहानी है। और फिर मोदी और शाह के जो रिश्ते हैं वो साए वाले रिश्ते हैं। जहाँ जहाँ मोदी हैं वहीं वहीं साए की तरह शाह हैं। और ये दोस्ती जो है दोनों की आज की नहीं है, ये 20 साल की दोस्ती है, 20-30 सालों की दोस्ती है। बहरहाल क्या करना है तो मोदी को करना है, लेकिन शाह जो है एक और जगह बहुत बड़े प्रॉब्लम है मोदी जी के। और ये जो जगह है वो उत्तर प्रदेश है, वो जमीन जहां पर मोदी ने इस बार शिकस्त का सामना किया, एक ऐतिहासिक पराजय का सामना किया। उत्तर प्रदेश जहां पर मोदी 80 में से 75 सीट का दावा कर रहे थे। 75 छोड़िए, 65 छोड़िए, 55 छोड़िए, 45 छोड़िए, 40 से भी कम सीटें मोदी को मिली। और आप कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश ही मोदी जी को, यानी बीजेपी को, सत्ता से दूर ले गया। वो तो अगर एनडीए ना होती, अगर नीतीश कुमार और नायडू बाबू ना होते, तो मोदी जी शपथ ना ले पाते। यानी बैसाखियों पर जो मोदी जी आए, उसका सबसे बड़ा कारण उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में जो झगड़े की जड़ है वहां फिर चाणक्य है, ऐसी चर्चा है। जी हाँ, मोदी की जो प्रॉब्लम नंबर 2 है अमित शाह को लेकर, वो ये है कि योगी आदित्यनाथ और अमित शाह में नहीं बनती है। और लोग ऐसा कह रहे हैं, लोग नहीं, बीजेपी के लोग कह रहे हैं, कल्याण सिंह के बेटे, जी हाँ, कल्याण सिंह के बेटे तो खुलेआम कह रहे हैं कि भीतरघात हुआ है। बीजेपी में हर जगह चर्चा है कि कहीं ना कहीं योगी और शाह की ये जो कोल्ड वार थी, इसने बीजेपी की लंका लगा दी। अब मोदी जी कोशिश कर रहे हैं, योगी को मना रहे हैं, और कल सबने देखा कि मोदी जी ने किस तरह योगी जी के कंधे पर हाथ रखा।
लेकिन मामला दोस्तों अभी सुलटा नहीं है। अब मुझे लगता है पहले योगी जी की बात कर ली जाए कि योगी जी को किस तरह से प्रॉब्लम हो रही है, और प्रॉब्लम की एक वजह चाणक्य है। जैसे आज आप देखें, जो ताज़ा खबर है वो ये है कि योगी जी ने जब आज उत्तर प्रदेश में सबसे इम्पॉर्टेंट मीटिंग करी अपने मिनिस्टर्स के साथ, मंत्रियों के साथ, तो अमित शाह के जो तो खास लोग थे, यानी 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, ये दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर इस मीटिंग में नहीं थे। और फिर लखनऊ में चर्चा होती रही, और चर्चा ये होती रही कि साहब अमित शाह के जो 2 चहेते डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, ये योगी की मीटिंग में क्यों नहीं आए? क्या नाराज़गी अभी और है? क्या नाराज़गी अभी जारी है या नाराज़गी बढ़ रही? मुझे लगता है योगी वर्सेस अमित शाह की ये जो कोल्ड वॉर है, ये भी एक बहुत बड़ा कांटा है। मैं तो गडकरी जी की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आरएसएस के उन नेताओं की बात नहीं कर रहा हूँ जो कहीं ना कहीं मोदी के खिलाफ खुलकर बोलने लगे। मैं बहुत से ऐसे नाराज नेताओं की बात नहीं कर रहा हूं जिन्होंने भीतर ही भीतर चिंगारी भड़का रखी है और ये धुआं दिखने लगा बीजेपी में। मैं बीजेपी और आरएसएस की बात ही नहीं कर रहा हूं, बात अभी तो योगी की ही हो रही है। जहां आज मीटिंग में सबके सामने दिखा कि अमित शाह की लॉबी के लोग नहीं थे। अब ये जो कोल्ड वॉर है, क्या ये और बढ़ेगी? क्या बढ़ेगी? और फिर इसका इम्पैक्ट क्या होगा? 2 खास मेहमान हैं और हम उनसे कोशिश करेंगे कि मोदी जी की जो प्रॉब्लम हो रही है, ये प्रॉब्लम अभी और आगे बढ़ेगी। और याद रखिएगा दोस्तों, अगर मोदी जी की दिक्कतें बढ़ी तो इस बार देश का सबसे मजबूत विपक्ष लोकसभा में है, जहां हो सकता है राहुल गांधी नेता विपक्ष हो, और एक ऐसी फौज समाजवादियों से लेकर और उद्धव ठाकरे तक की जहां नाक में दम कर सकती मोदी जी के लिए। तो मोदी जी की एक तो ये प्रॉब्लम, दूसरी प्रॉब्लम विपक्ष की, तीसरी प्रॉब्लम नायडू और नीतीश कुमार, कैसे आगे गाड़ी चलेगी? बात तो योगी आदित्यनाथ से ही शुरू करनी है। 2 खास मेहमान हैं हमारे साथ, केपी मलिक साहब हैं, बड़ी बारीक निगाह रखते हैं बरसों से योगी आदित्यनाथ और अमित शाह की ये जो कोल्ड वॉर है उस पर। और हमारे साथ प्रोफेसर रविकांत होंगे। रविकांत साहब जो हैं उत्तर प्रदेश के, आप कह सकते हैं उनसे बेबाक विश्लेषक, कम से कम मेरी जानकारी में नहीं, कैमरे पर खुलकर बोलते हैं। चलते हैं केपी मलिक और प्रोफेसर रविकांत के पास। मेरा पहला सवाल जो है वो प्रोफेसर रविकांत जी से। रविकांत जी, आज जब योगी आदित्यनाथ ने अपनी कैबिनेट बुलाई और ये कैबिनेट इस प्रचंड हार के बाद, प्रचंड हार, जब जो कुछ होता है आपके उत्तर प्रदेश में प्रचंड ही होता है, या तो प्रचंड बहुमत होती है, प्रचंड विजय होती है, प्रचंड हार होती है। आज योगी जी की कैबिनेट में उनके 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं थे, ब्रजेश पाठक नहीं थे, केशव प्रसाद मौर्य नहीं थे। सोचिए, कैबिनेट की मीटिंग चल रही है, मुख्यमंत्री कैबिनेट की बहुत अहम मीटिंग ले रहा है और 2 उप मुख्यमंत्री है नहीं, और सुना जा रहा है कि वो अमित शाह ने उनको दिल्ली रोक रखा था। तो क्या खटपट शुरू हो गई है लखनऊ में? डेफिनेटली ये बात तो हम लोग चुनाव के बीच में भी देख रहे थे, बल्कि उसके पहले से ही चल रही थी स्थितियां। लेकिन अब जब नतीजे आ चुके हैं, तो जो बीजेपी ने यहाँ सीटें गंवाई हैं अपनी, उसकी जिम्मेदारी और उसके हार का ठीकरा कहीं ना कहीं तो फूटना ही है। और एक तरफ गुजराती लॉबी है और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ बड़ी मजबूती के साथ खड़े उत्तर प्रदेश में। जो लोग कहते हैं कि साहब योगी जी की वजह से हारे हैं, मुझे लगता है योगी जी ने तो अपनी पूरी ताकत लगाई है, लगातार वो रैलियां करते रहे हैं। लेकिन जो रूपाला ने बयान दिया था गुजरात में, उसका प्रभाव राजस्थान में भी हुआ, तो क्या वहां भी योगी जी को जिम्मेदार आप ठहराएंगे? उत्तर प्रदेश में भी उसका प्रभाव रहा। और ये इन स्थितियों में पार्टी चुनाव यहाँ हारी है, लेकिन उससे ज्यादा जो हारने का कारण है वो है भीतरघात का। अंदर खाने, भीतरघात मतलब अंदर ही अंदर छुरियां चल गई, अंदर ही अंदर निश्चित छुरियां रूप चल गई, तलवारें चल गई अंदर ही अंदर। वो एक नेता दूसरे नेता को हराने के लिए, उसको छोटा साबित करने के लिए ये सब खेल कर रहा था। यहाँ उस तरह से चुनाव नहीं लड़ा गया है कि जैसे और जगहों पर या पहले बीजेपी जिस तरह से चुनाव लड़ती थी, वो चीजें नहीं थी। और उसकी मूल वजह यही थी कि 2 डिप्टी सीएम वो किसके आदमी है, किसके इशारे पर काम कर रहे हैं, वो योगी जी को जिस तरह से परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। तो योगी जी की अपनी आशंकाएं थी, उस वजह से मुझे लगता है कि ये चुनाव ज्यादा हारे हैं।
बल्कि मैं तो आपके शो पर पहले भी कह चुका हूं कि उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी से ज्यादा लोकप्रियता योगी आदित्यनाथ की। जो भी ओहो। सीटें मिली हैं उसमें योगी जी का बड़ा रोल है, नरेंद्र मोदी का नहीं है। नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर योगी की बदौलत बीजेपी को 33 सीटें मिली बड़ी मुश्किल से, तो अगर योगी ना होते तो क्या बीजेपी का सुपड़ा साफ हो रहा था उत्तर प्रदेश से? आप ये कहना चाह रहे हैं? क्या अमित शाह और मोदी के बस का नहीं था? क्या ये गुजरात लॉबी जो है ये आउटसाइडर मानी जा रही थी यूपी में? बिल्कुल, और जिस तरह से वो योगी को घेर रहे थे, कभी ओम प्रकाश राजभर के जरिए, कभी दारा सिंह चौहान के मार्फत, तो दोनों डिप्टी सीएम लगे हुए थे। तो योगी जी के सामने तो ये था कि साहब हमारा मुख्यमंत्री का पद ही इस समय खतरे में है, आशंकाएं पैदा की जा रही हैं, भ्रम पैदा किए जा रहे हैं। पता लगा कि मोदी जी फोन नहीं उठा रहे। जो खबरें हैं, अब कई बार पॉलिटिकल गॉसिप होता है, सही भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, कि जिस दिन नतीजे आए हैं उस दिन योगी जी ने फोन किया और मोदी जी ने फोन नहीं उठाया। तो ये क्या है? फोन ये किया, दिखाता है फोन कि नहीं कहीं ना कहीं उठाया। अंदर खाने। जी, अंदर खाने कहीं ना कहीं चिंगारी भड़की है, आग लगी है, धुआं उठ रहा है। और कल्याण सिंह के बेटे, उत्तर प्रदेश के सबसे कद्दावर नेता रहे कल्याण सिंह, बीजेपी के कई बार मुख्यमंत्री रहे, उनके बेटे ने कहा है कि सीधे सीधे कि भीतर घात हुआ है। यानी कहीं ना कहीं योगी का काडर, योगी के कार्यकर्ता, योगी के नेता, पार्टी के विधायक, पार्टी के सांसद, पार्टी के पूर्व सांसद, इन लोगों ने अपने अपने बदले, अपने अपने हिसाब चुकता किए इस चुनाव में। मलिक साहब, ये बताइए, आप तो उत्तर प्रदेश इतने दिनों से देख रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में जो हाल मैं देख रहा हूं, हर तरफ लंका लगी, हर सीट पर लंका लगी है। ऐसी कोई सीट नहीं जहां बीजेपी को तमाचा नहीं पड़ा है। और मीटिंग हो रही है, योगी जी मीटिंग कर रहे हैं कि भाई हार का कारण क्या है, हिसाब किताब, बही खाता देखा जा रहा है। और दो दो डिप्टी चीफ मिनिस्टर उनके हैं नहीं मीटिंग में। क्या अभी भी खेमेबाजी चल रही है? और अगर मैं स्पष्ट तौर पे कहूं, क्या अभी भी अमित शाह का गुट और योगी का गुट आपस में भिड़ा हुआ है मलिक साहब? बिल्कुल, इसमें कोई देर थोड़ी हुई है अभी। दीपक जी, जो वॉर चल रहा है दिल्ली और लखनऊ का, हम लगातार कहते हैं कि दिल्ली और लखनऊ में भयंकर तल्खी है, और वो तल्खी अभी खत्म नहीं हुई है। अरविंद केजरीवाल ने जो बयान दिया था वो कोई हवा में बयान नहीं दिया था, वो सच्चाई थी। अगर मोदी जी पूर्ण बहुमत के साथ जैसे 2019 में शपथ ली थी, अगर सेम शपथ अभी होती तो अब तक योगी जी हट चुके होते। क्या ये तो खुद दिल्ली कमजोर है। मोदी जी 272 सीटें ले आते तो योगी का अभी तक इस्तीफा हो चुका होता, योगी जी कुर्सी से उतर चुके होते। बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखिए, मैंने कहानी लिखी थी, फिर वो याद दिलाता हूं आपको। 40 डंडों वाली जो सीढ़ी कुएं में छोड़ी थी, बाबा ने इसीलिए छोड़ी थी कि बाबा के सामने शेर है, या तो शेर बाबा को खा जाएगा या बाबा शेर को निपटाएं। तो बाबा ने शेर को निपटा दिया है, तो शेर इतना घायल हो गया है कि वो इस स्थिति में नहीं है कि बाबा को निपटा दे। अभी जो परिस्थितियां बन रही हैं, अभी जो परिस्थितियां बन रही हैं, शेर में इतनी ताकत नहीं है कि वो बाबा को निपटा दे। अब बाबा नहीं निपटेंगे। बाबा तब निपटते अगर सिनेरियो 2019 वाला होता। आप जो बात कर रहे हैं 2 डिप्टी सीएम की जो दिल्ली में रोके गए हैं, वो दिल्ली में जो कल शाम को बारात आनी है उसकी तैयारी के लिए उनको रोका गया है, गुना भाग करने के लिए। और आज जो लखनऊ में मीटिंग चल रही है वो थोड़ा रिव्यू है। और आप कौन सी ऐसी सीट कह सकते हैं कि जिस पे आप ये कह देंगे कि भीतरघात नहीं हुआ है? सभी सीटों पे हुआ है, और क्यों ना हो। जैसा कि मैंने कहा आपको कि 35 उम्मीदवारों की लिस्ट बाबा के यहां से गई थी दिल्ली। उस 35 में से योगी आदित्यनाथ जी, योगी आदित्यनाथ जी के यहां से 35 लोगों की सीट गई थी। तय ये हुआ था कि 70 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। 35 की सूची लखनऊ से जाएगी, 35 दिल्ली से डिसाइड होंगे, उसमें नए पुराने लोग भी हो सकते हैं। तो पहले बाबा से सूची मंगाई गई, तो बाबा ने जो अपनी सूची भेजी उसमें 30 नामों पे कलम फेर दी गई। 5 लोग बचे बाबा के, वो भी गोरखपुर के आसपास के 5 जीत गए। तो वो जो कलम फेरी गई उससे बाबा बड़े नाराज हो गए और तल्खी और ज्यादा बढ़ गई। जब तल्खी बढ़ गई तो वो हमारी कहानी कोई ऐसा हवा में थोड़ी बन गई थी 40 डंडों की, इसीलिए बनी। तो उसके बाद सारा मामला चला। मलिक साहब, मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या आपने कहा कि मोदी इस वक्त घायल शेर है, मोदी घायल शेर है,
उनके पास संख्या नहीं है। जिस दिन उनकी संख्या 272 टच करेगी बीजेपी अपने दम पर, अब वो चाहे तोड़ फोड़ के करें, जैसे भी करें, तब ये जो घायल शेर है मरहम पट्टी लगाने के बाद जब ये फिर मुस्तैदी से खड़ा होगा, तो क्या कह सकते हैं कि फिर योगी की बारी है। अगर शेर फिर से मुस्तैद हुआ तो क्या फिर योगी को हटाया जाएगा? क्या ये जो गुजरात लॉबी और गोरखपुर लॉबी की जो जंग है ये खत्म होने वाली नहीं है? नहीं, देखिए ऐसा है कि वो जंग खत्म ऐसे होगी कि जो घायल शेर है वो मरहम पट्टी चल रही है, अब वो इतनी मजबूत स्थिति में नहीं आ पाएगा कि वो बाबा यानी योगी आदित्यनाथ को निपटा ले। सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कल के सिनेरियो में कि जो नंबर 2 है उनको बहुत कमजोर स्थिति में ला दिया जाएगा, और जो नंबर 1 है, वो जो नंबर 1 है वो अपने ही इतने टमटे उनको हो जाएंगे चारों तरफ, उन्हीं को निपटा लें वही बड़ी बात हो जाएगी। यूपी में वो नहीं, अब बाबा का मुकाबला और नहीं कर पाए, बाबा विद्रोह कर देंगे और बाबा उनसे नहीं डरेंगे। लेकिन अगर ये दिल्ली मजबूत स्थिति में होती तो बाबा को हो सकता था सरेंडर करना पड़ता और बाबा की स्थिति दूसरी होती, लेकिन अब मुझे होती हुई दिखाई नहीं दे रही। अब बाबा मजबूत स्थिति में है और कंधे पे हाथ भी है, आपको मालूम है, कंधे पे हाथ भी है। बाबा मजबूत स्थिति में है, और ये पहली बार मैं देख रहा हूं कि जो बुरी हार उत्तर प्रदेश में हुई, बुरी हार की वजह से अगर मुख्यमंत्री को जीवन दान मिल रहा है, एक मुख्यमंत्री को जीवन दान मिल रहा है कि भाई बीजेपी का वहां सत्यानाश हो गया, अयोध्या भी हार गई, चित्रकूट भी हार गई, कई सीटें, कई अहम सीटें हारी, स्मृति ईरानी हार गई, कम से कम 5-6 मंत्री हार गए उत्तर प्रदेश में। ये सारी चीजें जो है, इसका बजाय सजा के अगर इनाम मिल रहा है योगी जी को, तो आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बीच में संवादहीनता कितनी है। क्या क्या कारण है कि अमित शाह और योगी की जो जंग है खत्म नहीं हो रही है। मैं एक सवाल यहां पर करना चाहूंगा डॉक्टर साहब आपसे। मान लीजिए प्रधानमंत्री बनारस से जो लड़ रहे थे, अजय राय की जगह प्रियंका गांधी लड़ रही होती, तो आपको लगता है कि मोदी जी हार जाते? क्योंकि मोदी जी को अजय राय ने 3.5 घंटे, जब काउंटिंग शुरू हुई है 3.5 घंटे तक मोदी पिछड़ते रहे, कभी 6,000 वोटों से, कभी 7,000 वोटों से, कभी 5,000 वोटों से। ऐसा लग रहा था कि मोदी चुनाव हार जाएंगे। मतलब जो नेता, दुनिया का शीर्षस्थ नेता जिसको गोदी मीडिया बता रही हो कि जो नेता बाइडेन से ऊपर है, जो नेता पॉपुलैरिटी में पुतिन से ऊपर है, शी जिनपिंग से ऊपर है, दुनिया में ऐसा कोई नेता पैदा नहीं हुआ, वो मोदी अजय राय से पिछड़ रहे हैं। वो मोदी जो है अजय राय से हार की कगार पे पहुंच गए। मैं एक चीज पूछ रहा हूं डॉक्टर साहब, अगर अजय राय की जगह प्रियंका गांधी को उतार दिया गया तो क्या मोदी जी को छींके आ जाती? फिर योग करने की स्थिति में नहीं बचते मोदी जी, फिर वो वहां तमिलनाडु में न जाकर के उत्तर प्रदेश में बैठे होते। और सच्चाई ये है कि चुनाव हार सकते थे, मतलब चुनाव अगर मोदी जी हार जाते तो कोई आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि ज्यादा फासला नहीं, सिर्फ 1.5 लाख वोट से मोदी जी जीते हैं। राहुल गांधी 3.5 लाख से, अखिलेश यादव उनसे ज्यादा जीते हैं, डिम्पल यादव अच्छा चुनाव जीती है, इवन आपके KL शर्मा वो 1.5 लाख से ज्यादा से जीते हैं। तो नरेंद्र मोदी की जीत तो उतनी है ही नहीं। और इस बार बनारस में मोदी जी से सारे लोग खपा थे। इंडिया अलायंस बेहद मजबूत था, दलित एक साथ आ गया था, जो निषाद कश्यप केवट है वो इंडिया अलायंस के साथ खड़ा हुआ था। ये तो बाद में मैनेज किया गया ना, अगर प्रियंका गांधी होती तो फिर ये मैनेज नहीं होता। जो वहां पे ब्राह्मण तबका है वो फिर और मजबूती से ज्यादा खड़ा होता, और दलित तो खड़ा ही था। दलित अगर प्रियंका जी डॉक्टर साहब एक और चीज, चलिए आपने कहा, अब मैं समझ गया आपकी बात। आप कह रहे हैं प्रियंका गांधी अगर चुनाव लड़ती बनारस से तो परिदृश्य कुछ और होता, परिणाम कुछ और होते, और हो सकता है मोदी जी शपथ भी ना ले पाते। यहां पर एक सर्वे आया है, CSDS का एक सर्वे आया है, और अगर आप सर्वे स्क्रीन पर देखें वहां पर यह बताया जा रहा है कि 36% उत्तर प्रदेश में 36% लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने उत्तर प्रदेश में, और 32% लोग चाहते हैं कि मोदी बने। अगर ये चुनाव आंध्र प्रदेश में होता, तमिलनाडु में होता, केरल में होता, तो मैं मान जाता कि चलो भाई ठीक है। उत्तर प्रदेश, डबल इंजन वाला उत्तर प्रदेश, योगी मोदी वाला उत्तर प्रदेश, और मोदी पिछड़ रहे हैं राहुल गांधी से, राहुल गांधी से पिछड़ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी का ये जो न्याय यात्रा थी,
राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी, राहुल गांधी जहां जहां से निकले, कई सीटें वहां से कांग्रेस ने या उनके सहयोगी दलों ने जीती। क्या राहुल गांधी ने केमिस्ट्री को बदल दिया है? क्या ये अखिलेश और राहुल गांधी की जो जोड़ी थी, ये भारी पड़ गई योगी और मोदी पे? निश्चित रूप से ये आपने कहा कि उत्तर प्रदेश का सर्वे है, उस राज्य का जहां पे राम मंदिर बन गया है, जहां हिंदुत्व की, जहां मुख्यमंत्री खुद भगवाधारी हैं, नरेंद्र मोदी जहां से खुद सांसद चुनकर के प्रधानमंत्री बने, अगर उस उत्तर प्रदेश में जहां के बारे में कहा जाता है कि यहाँ हिंदुत्व की लहर है, मोदी के समर्थक ढेर सारे हैं, और राहुल गांधी की जिस तरह से इमेज खराब की गई थी, उसमें उत्तर प्रदेश का भी बहुत बड़ा रोल था। वहां पर अगर राहुल गांधी 36% लोगों की पसंद थे प्रधानमंत्री के रूप में, तो इसमें दो बड़े फैक्टर थे। आपने एक की जिक्र किया कि भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा। मैं इसमें कहूंगा कि राहुल गांधी ने जो उम्मीदें पैदा की, जो संविधान को लेकर के वो हाथ में आए, ये कांचीराम की जमीन भी है उत्तर प्रदेश, जहां दलितों के भीतर वो अम्बेडकराइट चेतना है। तो जब राहुल गांधी के हाथ में वो संविधान होता था, तो वो एक अलग लोकप्रियता उनकी बढ़ रही थी। दूसरा, अग्निवीर के मुद्दे पर राहुल गांधी लगातार हैमर करते रहे। रोजगार तो सीधे तौर पर कह रहे थे कि सब 30 लाख नौकरियां जो हैं वो हम देंगे। इससे नौजवानों में बेहद लोकप्रिय हुए राहुल गांधी। तो दलितों में, किसानों में तो आपने देखा, टेनी खीरी में चुनाव हारे, प्लस नौजवानों में, और आपका अति पिछड़े समाज में, पिछड़ा समाज में तो खैर अखिलेश और दोनों लोगों की वो केमिस्ट्री थी ही। तो राहुल गांधी अगर इस पोजीशन में है तो कोई आश्चर्यजनक नहीं है, और मुझे लगता है कि बहुत लोकप्रिय राहुल गांधी। और मैं ये कह रहा था आपसे, हम लोग जब बात कर रहे थे तो मैंने ये बात कही थी, अब वो सर्वे में आ रही है कि इस समय राहुल गांधी सर्वाधिक लोकप्रिय हैं। तो ये मोदी तो को पीछे मेरे छोड़ दिया। अपने ऐसे चलिए खैर, ये तो जो सर्वे आज गोदी मीडिया दिखा रही है, इत्तेफाक है कि वो गोदी मीडिया जो पहले कहती थी कि साहब राहुल गांधी जो है 10वें नंबर पे हैं, आज कह रही है कि नंबर 1 पर है वो उत्तर प्रदेश में, जहां तक प्रधानमंत्री की बात है। चलिए खैर, राहुल गांधी ने, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि राहुल गांधी ने इस चुनाव को बदला है। अगर मैन ऑफ द मैच उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव है, तो मैन ऑफ द सीरीज राहुल गांधी निश्चित रूप से हमें लगते हैं, जिस तरह की सफलता उनको मिली है 2019 की तुलना में। मलिक साहब, आपसे सवाल ये है कि चलिए राहुल गांधी की बात हो गई, योगी आदित्यनाथ की बात हो गई, यूपी सब हो गई, ये बताइए जो दो सरकारी दामाद हैं, जिनको आप कह रहे हैं दो जीजा, एक जीजा पटना वाले, एक जीजा हैदराबाद वाले, ये दो जीजा कितना परेशान करेंगे? अभी कल तो शपथ है, चलिए शपथ निपट जाएगी। ये जो दो जीजा हैं जिनको सरकारी दामाद भी कहा जा रहा है, ये कितना परेशान करेंगे मोदी जी को? ये क्या विक्रम बेताल वाली कहानी है, जहां एक विक्रम पे दो बेताल सवार हैं? देखिए दीपक जी, मैं पहले 1 मिनट बस यूपी पे आपका लेना चाहूंगा कि आज जो सिनेरियो है भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में, आप ये मान के चलिए कि 80% वोट बाबा के चेहरे पे मिला है और 20% वोट मोदी जी के चेहरे पे मिला है। ये सच्चाई स्वीकार कर लीजिए आप। अब आते हैं हम दिल्ली, जहां बात कर रहे हैं दो जीजाओं की। सबसे जरूरी यह है चंद्रबाबू नायडू के लिए कि उनका जो प्रदेश है वो खोखला हो चुका है और फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बुरी है उसकी। तो उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि उनका जो फाइनेंशियल क्राइसिस है उसको पूरा करने के लिए सरकार बनने के 1 हफ्ते के अंदर अंदर बड़ा राहत पैकेज प्राप्त करें, नंबर 1। और नंबर 2 उनका प्रायोरिटी है कि जितने उनके ऊपर ईडी, सीबीआई, दूसरे केस हैं, तत्काल ठीक किया जाए उनको हफ्ते 10 दिन के अंदर। उनकी 2 प्रायोरिटी। बाकी जो स्पीकर के पद की मांग है उनकी, बाकी जो दूसरी मंत्रियों की है, वो चलती रहेंगी, वो कोई बड़ी बात नहीं है। उनके लिए ये 2 प्रायोरिटी है। अब अगर दूसरे नायडू बाबू की ये 2 प्रायोरिटी है, और ये भी आप जानते हैं उनको कि वो बहुत हार्डकोर बार्गेनर हैं, जो उनका पुराना इतिहास रहा है। और उनका पहले इनके साथ शादी भी हुई थी एनडीए के साथ, एनडीए के कन्वीनियर भी कुछ दिन वो रहे थे, और तलाक भी हुआ था, वो भी आपको याद रखना चाहिए। जी, बिल्कुल याद है, पूरी कहानी याद है, हमने कल वीडियो में दिखाया भी थी कहानी। हाँ जी। अब दूसरे वाले जो आते हैं, दूसरे वाले जो जीजा है नीतीश कुमार जी, वो मस्त हैं,
वो मस्त हैं और वो बारात का पूरा मजा लेंगे। वो देखिए कल तो उन्होंने इतने मस्त हो गए नशे में, वो सत्ता के नशे में या कौन से नशे में, कि पैर छूने पे उतारू हो गए थे वो। तो वो मजा ले रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि इधर से भी उनको इंडिया गठबंधन की तरफ से भी ऑफर हो गया है कि माननीय आइए और आप चाहें तो प्रधानमंत्री पद ही हमारा स्वीकार कर लीजिए, ग्रहण कर लीजिए, सुशोभित हो जाइए, हमें जो है थोड़ा सा कृतार्थ कर दीजिए हमारा प्रधानमंत्री का जो है पद लेके। जी तो इधर से भी उनको ऑफर है, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। बात यह है कि अगर ये सरकार कल बन भी जाती है तो इसकी आयु कितनी होगी? कहीं ऐसा तो नहीं है कि अल्पायु में ही इसकी अकाल मृत्यु हो जाए? कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकार जो है जो 2 साइकिल के पहियों पे चली, एक पहिया ही निकल के गिर जाए? तो ये तमाम जो चीजें हैं ये आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि जी इतना आसान नहीं है। मोदी जी को आदत नहीं है कि उनके साथ कोई इस तरह की बार्गेनिंग करे, कोई इस तरह की वो सरकार चलाने का उनको अनुभव नहीं है। उनके तो आदेश पर सब कुछ चलता है। तो ये बड़ी जी दिक्कतें आएंगी इस पीरियड में। जी जी। नहीं, बात आपने बड़ी कही कि मोदी जी का स्वभाव, मोदी जी का टेम्परामेंट, मोदी जी का सोचने का तरीका, काम करने का तरीका ऐसा नहीं है कि उनके साथ आर्म ट्विस्टिंग हो सके, यानी बांह मरोड़ के कोई काम करा ले, जबरदस्ती उनसे कुछ साइन करवा ले या कुछ मांगे और मोदी जी हर मांग पूरी कर दें। इस तरह का नेचर मोदी जी का नहीं, ये मलिक साहब बता रहे हैं। डॉक्टर साहब, मान लीजिए अभी तो जुमे जुमे 2 दिन हुए हैं, उसके बाद शपथ है, फिर विश्वास मत होगा, फिर मोदी जी कुछ ऐलान करेंगे, फिर नए नए मंत्री अपने नए नए दफ्तरों में जाएंगे, नए नए बंगले मिलेंगे। तो बंगला, गाड़ी, मोटर और इन सब के बावजूद के बाद 4-5 महीने बाद जब सरकार चलनी शुरू होगी, तो आपको लगता है कि ये नायडू बाबू आर्म ट्विस्टिंग करेंगे, जोर जबरदस्ती करेंगे, ऐसी डिमांड्स रखेंगे कि मोदी पूरी नहीं करेंगे? क्या टकराव हो सकता है? क्या कहीं ना कहीं नायडू और मोदी के बीच में, नायडू वर्सेस नरेंद्र, ऐसा सिनेरियो हम 6 महीने बाद, 7 महीने बाद, 8 महीने बाद देख सकते हैं? बेमेल की शादी है ये। दीपक जी, ये बेमेल की जो शादी है थोड़ी अजीब है, और मैं एक कहानी के जरिए आपको समझाना चाहता हूँ। ये हनीमून पीरियड कब तक चलेगा? ये ठीक वैसे ही है कि जैसे बुढ़ापे में एक राजा ने 2 नभोड़ा रानियों से शादी कर ली, तो उनकी रोज की डिमांड है, मैं थोड़ा सामंती जमाने की बात कर रहा हूँ जी तो जो नभोड़ा रानियां हैं वो दोनों क्या क्या डिमांड करेंगे, आप कितना पूरा करेंगे? और आपकी हालत जो है सो देख ही रहे। तो क्या होने जा रहा है आप देखते जाइए। आगे आगे देखिए होता है क्या। कहीं ऐसा ना हो कि वो एक और कहानी है कि 2 रानियां थी, एक को राजा का सफेद बाल पसंद था, दूसरे को काला पसंद था, तो दोनों उखाड़ रही थी, तो पता लगा कि राजा जी गंजे हो गए। तो कहीं ये स्थिति ना बन जाए कि चलिए साहब, कि दोनों खींचते खींचते गंजे हो जाए। जी मलिक साहब, लास्ट लाइन ऑफ आंसर। इसमें दीपक जी आप ये देखिए कि जो असली खेला होने वाला है, जब कोई भी, खाली ये 2 चीजों की आप बात छोड़ दीजिए, जो तीसरे लोग भी बनेंगे, चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे वो जयंत चौधरी हो, चाहे तमाम मंत्री हो, जब आप अपना सेक्रेटरी लेके आएंगे, जब आप अपने मंत्रालय में किसी को चेयरमैन बनाएंगे, जब आप अपने मंत्रालय की फाइलें निकलवाएंगे, तो वहां बड़ी उठापटक होगी, क्योंकि पेट में दर्द उधर होगा मुंबई वाले के, जो गुजराती भाई बड़े वाले बैठे हैं, अडानी अंबानी, वहां पेट में दर्द होगा, घंटी बजेगी, तो उसको आप कैसे संभालेंगे? तमाम मंत्रियों में तो अभी वही मामला चल रहा है। तो जब इंडिविजुअल कोई बैठेगा तो वो सारी चीजें होंगी, तो उसको कैसे संभाला जाएगा? फिर क्या होगा कि इन्हीं लोगों में कई लोग ये कहेंगे कि मुझे ये मंत्रालय नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए, मेरा ये पीएस नहीं, वो पीएस चाहिए। तो बहुत सारी चीजें हैं। मलिक साहब, आप एक लाइन में मैं खत्म करता हूं। मैं कह रहा हूं कि 1990 से आप पार्लियामेंट जा रहे हो, 1990 से जा रहे हो, आप कवर कर रहे हो। मैं पूछ रहा हूं कि भाई आप तो नायडू बाबू के स्वभाव को जानते हैं, नीतीश कुमार के साथ भी आपने चाय पकौड़ी लिया है ना, नायडू बाबू की भी खूब चाय और बिस्कुट आपने खाए, मोदी जी को भी आप समझते हो, तीनों आदमी को समझते हो। ये बताइए झगड़ा कब शुरू होगा? 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, या होगा नहीं? मैं कह रहा हूं 20 दिन बाद ही हो जाएगा। मैं आपको 20 दिन बाद ही कह रहा हूं। जैसे ही आप राहत पैकेज देंगे, जैसे ही ईडी के केस खत्म होंगे, अगले दिन से खेला शुरू।
देखिए मैं जी, आपको ये कह रहा हूं, पहले ये कहानी का ब्याह है, जैसे गांव में हमारे की देसी भाषा में कहते हैं, ये कहानी का ब्याह है और इसमें तमाम जोक्खू हैं, 20 जोक्खू हैं इसमें। कहीं ऐसा ना हो लड़का घूंघट उठा के देख ले, ये ना हो कि कोई कान में फूंक मार दे, लड़की का मुंह तो देख ले पहले। तो ये एक बार चलिए, शपथ हो जाए, कल समझ गए शपथ हो जो जाए। जो जो डॉक्टर जी। साहब कह रहे थे, फीमेल की शादी है, कई बार तलाक हो हम्म। चुका है, क्या होगा? मुझे लगता है कि आगे आगे देखिए होता क्या। डॉक्टर साहब आप आए, मलिक साहब आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों की तरफ से, थैंक यू सो मच।